is clear? Video is clear? ओके चलो, तो लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल एरोमेटिक कैसे रहेगा और एंटी एरोमेटिक कैसे रहेगा, साथ में नॉन एरोमेटिक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो या तो हेटेरोसाइक्लिक हो, उनमें वो एरोमेटिक रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा कि एंटी एरोमेटिक रहेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक लिए यहाँ तक सब सही है। ठीक है, तो इसके आगे हमको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक बार क्या करते हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसका ओवरव्यू लेके उस क्लासिफिकेशन टॉपिक को यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन था उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था? 2 पार्ट में। कौन से 2 पार्ट थे? कौन से 2 पार्ट थे? एक को हमने बोला था चेन कंपाउंड और दूसरे को हमने बोला था रिंग कंपाउंड। सही है गलत है? सही है। हम ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, हम ओवरव्यू ले रहे हैं। एक बार ओवरव्यू लेके इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। फिर हमने चेन मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरे को हमने बोला था अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो आफ्टर दैट हमने चेन मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। स्ट्रेट चेन को, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड हमने देखा था यहाँ पे ओनली एल्केन होता है। कौन होता है? एल्केन, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2Cl+2। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ था, हमने अनसैचुरेटेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था एल्केन और दूसरे को हमने कहा था एल्काइन। इनका मैंने आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के बताया था। एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2Cl और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2Cl-2। फिर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक में बोला था स्ट्रेट चेन, दूसरे को हमने बोला था ब्रांच चेन। एल्कीन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। एल्काइन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक का क्लासिफिकेशन क्लियर है? यस, ओके। चलो, तो ये हो गया था चेन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने देखा था रिंग कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। रिंग कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से? रिंग कंपाउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से? एक को हमने कहा था होमोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड को हमने कहा था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है जिस रिंग के बाजू वाले नहीं, जिस रिंग के सभी एटम सेम टाइप के होते हैं तो उसको हमने बोला था होमोसाइक्लिक। इफ वो डिफरेंट टाइप के रहेंगे तो उसको हमने बोला था हेटेरोसाइक्लिक। सही है, तो यहां तक हो गया था। ठीक है, ओके। हाँ, तो क्लासिफिकेशन में हम स्टडी कर रहे थे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक एंड सेकंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब वो होता है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कैसे करेंगे वो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड
और दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहां तक सही है? ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक का क्लासिफिकेशन क्लियर है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। इस एरोमेटिक कंपाउंड को आगे जाके और दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है बेंजीनॉइड और दूसरे को कहा जाता है नॉन बेंजीनॉइड। चलो ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक यही पे आते हैं और इसमें नॉन एरोमेटिक आता है। इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों आएंगे और इसमें नॉन एरोमेटिक आएगा। ठीक है, ओके चलिए। ठीक है, ओके ओके। तो ये बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड जो रहेगा वो सिर्फ एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे भी रहेगा बेंजीनॉइड और दूसरा रहेगा नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, तो अब देखेंगे कि बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड दोनों में क्या डिफरेंस होगा और हमें कैसे पता चलेगा हम किसको बोलेंगे बेंजीनॉइड और किसको बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल 1 लिखता हूं मैं। इस एग्जांपल 1 में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे दिया है ये कुछ इस प्रकार से है। आप मुझे ये बताओ, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल विल बी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला, दोनों को पता करना है वो एरोमेटिक रहेगा कि नॉन एरोमेटिक रहेगा। नंबर लिखना है कौन सा एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से। फर्स्ट और सेकंड में से कौन एरोमेटिक रहेगा, कौन एंटी एरोमेटिक रहेगा और कौन नॉन एरोमेटिक रहेगा। I am waiting for your answers. ठीक है, चलो इसमें आप बताओ सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। रूल नंबर 1 ये रिंग कंपाउंड है। ओके, रूल नंबर 2 क्या सभी के सभी प्लैनर हैं? क्या ऑल एटम्स आर प्लैनर? यस, यहाँ पे सभी के सभी एटम्स प्लैनर है क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नंबर 3 क्या रेजोनेंस शो करेगा? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यस, ये रेजोनेंस शो करेगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर। पॉइंट नंबर 4 हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी number of pi electrons will be 10. So pi electrons will be 10. और if pi electron 10 होते हैं तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? एरोमेटिक। तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि दिस इज एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। इसकी बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या ये रिंग मॉलिक्यूल है? यस। क्या ये प्लैनर है? What will be the hybridization state of this oxygen? इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp2 होगा या sp3 होगा? टू पॉसिबिलिटीज आर देयर बिकॉज़ दिस ऑक्सीजन हैविंग हाउ मेनी लोन पेयर्स? हियर हैविंग 2 लोन पेयर्स। तो आप मुझे बताओ इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp3 होगा या sp2 होगा? ओके, इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2। क्या इनमें से कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो रेजोनेंस शो करेगा उस रेजोनेंस में कौन-कौन पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में क्या रेजोनेंस शो करेगा? क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा? यस। और इफ रेजोनेंस शो करेगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? ऋषभ, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा?
रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो दो में से एक लोन पेयर जो रहेगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का काम करेगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का काम करता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में कंसीडर नहीं करेंगे, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ऋषभ, आपने बोला था sp3 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp2। सभी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इट मींस दैट ये सभी के सभी एटम्स जो रहेंगे वो क्या रहेगा? प्लैनर रहेगा। ओके, चलो नंबर 3 रेजोनेंस शो करेगा। यस। नंबर 4 इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो रहेंगे 6, और इफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये होना चाहिए एरोमेटिक, ये होना चाहिए एरोमेटिक। ओके, सही है। तो बोथ आर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से बेंजीन जैसे कौन दिखता है? 1 और 2 में से बेंजीन जैसे कौन दिखता है? फर्स्ट या सेकंड? ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन जैसे दिखता है उसको बोलेंगे बेंजीनोइड। जो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन जैसे दिखता है उसको बोलेंगे बेंजीनोइड, और जो बेंजीन के जैसा नहीं दिखेगा इसको बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजीनोइड? मैंने ये नहीं बोला बेंजीन रहेगा, मैंने ये बोला जो बेंजीन के जैसे दिखेगा। ऐसा लगता है यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग है और दूसरा बेंजीन का रिंग है, और दो बेंजीन के रिंग एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए हैं। तो जो मॉलिक्यूल बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जो मॉलिक्यूल बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे बेंजीनोइड। ठीक है, लाइक सेम स्ट्रक्चर, मतलब उनके जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, या तो जो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा बेंजीन रिंग से बने हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी हम कहेंगे बेंजीनोइड। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन बेंजीन के जैसा रेजोनेंस मतलब स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन बेंजीनोइड। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीनोइड। क्लियर है? नंबर 3, यहां पे मैंने एक बेंजीन रिंग ड्रॉ किया, यहां पे मैंने दूसरा बेंजीन रिंग ड्रॉ किया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हियर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ये वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? कैसे पता चलेगा? पहली बात क्या ये रिंग मॉलिक्यूल है? यस। क्या ये रिंग मॉलिक्यूल है? यस, ये तो रिंग मॉलिक्यूल है। सेकंड थिंग, क्या सभी के सभी एटम प्लैनर है? क्या सभी के सभी एटम्स प्लैनर है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या सभी के सभी एटम्स प्लैनर है? ओके, जिनका आंसर नो है उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनका आंसर नो है आप मुझे बताओ कौन से नंबर का कार्बन नॉन प्लैनर है, कौन से नंबर का कार्बन प्लैनर नहीं है? रेशिया 6 एंड 7। कैसे पता चला? ये 6 वाला जो कार्बन है रेशा, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? दिस इज 1 सिग्मा, दिस इज 2 सिग्मा, दिस इज 3 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाए 3। इसके पास लोन पेयर नहीं है तो इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे 3, और हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। और हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो ये प्लैनर होगा कि नॉन प्लैनर? रेशिया
प्लानर होगा कि नॉन प्लानर? ये तो हो जाएगा प्लानर। इसका मतलब ऑल एटम्स आर प्लानर। पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। चले आगे। ओके, पॉइंट नंबर 3, क्या रेजोनेंस शो करेगा? क्या रेजोनेंस शो करेगा? यस, रेजोनेंस शो करेगा, दैट इज ओके। नंबर 4, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 12। क्या रहेगा? 12। यहाँ पे रहेगा 12। तो क्या होना चाहिए? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। क्यों एंटी एरोमेटिक होना चाहिए? पक्का? ओके। क्या ये बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है? चलो देखो, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, ये एरोमेटिक होना चाहिए कि एंटी एरोमेटिक? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? फर्स्ट और थर्ड दोनों में सिमिलरिटी क्या है? फर्स्ट और थर्ड दोनों में क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी बेंजीन के 2 रिंग है, यहाँ पे भी बेंजीन के 2 रिंग अटैच्ड है। फर्क कितना है? यहाँ पे दोनों के दोनों बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे बेंजीन के दोनों रिंग एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच नहीं है। यहाँ पे 2 रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो गए हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों रिंग जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें दोनों के दोनों रिंग बॉन्ड के थ्रू सेपरेट होते हैं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें 2 रिंग एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं, इसमें दोनों के दोनों रिंग एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच नहीं है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है। तो जिसमें 2 रिंग मतलब सेपरेट होते हैं, ऐसे टाइम पे हम हर एक रिंग को अलग अलग कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे इस रिंग को एक रिंग कंसीडर करेंगे और इसको हम लोग सेकंड रिंग कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे दोनों रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो गए हैं, यहाँ पे दोनों रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं हुए हैं। जहां पे दोनों रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं तो आपको टोटल रिंग को कंसीडर करना है। किसको कंसीडर करना है? टोटल रिंग को। लेकिन जहां पे 2 रिंग एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फ्यूज्ड नहीं होते हैं, वहां पे हर रिंग को इंडिविजुअल रिंग कंसीडर करना है। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा रिंग 1 और ये रहेगा हमारा रिंग 2। इस रिंग 1 के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? इस रिंग 1 के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है, और इस रिंग 2 के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला रिंग बिट ठहरेगा एरोमेटिक और ये वाला रिंग बिट ठहरेगा एरोमेटिक। देखो डिफरेंस कहां पे है? दोनों रिंग एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो गए, ऐसे टाइम पे पूरे मॉलिक्यूल को ही रिंग मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। जिसमें 2 रिंग एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं हो गए हैं, ऐसे टाइम पे हर रिंग को अलग रिंग कंसीडर करेंगे और यहाँ पे इसके हिसाब से लिखा जाएगा। तो टोटल कितने रिंग है? 2। तो पहला वाला रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन 6 है और सेकंड वाले रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, और इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये पहला रिंग भी एरोमेटिक है और दूसरा रिंग भी एरोमेटिक है। ओके, हाँ, इफ ऐसा डायरेक्टली अटैच्ड होता तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं है और इसीलिए हम इसको एक एरोमेटिक और इसको दूसरा एरोमेटिक कंसीडर करेंगे, तो होल विल बी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? समझा नहीं समझा? क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये इनडायरेक्टली अटैच्ड है।
इफ इनडायरेक्टली अटैच्ड होता है तो हर रिंग को अलग अलग कंसीडर करेंगे। क्या बोला मैंने? हर रिंग को अलग अलग कंसीडर करेंगे। ओके है? ओके है? चलो एक एग्जांपल और, नंबर 4। कंसेप्ट को क्लियर करना है तो एग्जांपल्स ज्यादा सॉल्व करने होंगे। जितने एग्जांपल्स ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। एक मिनट, दिस इज 1 2 3 4 चलो बताइए नंबर 4 वाला क्या होगा? नंबर 4 वाला क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स है, देखो ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरा बेंजीन रिंग है, तो इसको हम लोग बेंजीनोइड कंसीडर करेंगे। नंबर 3 वाला बेंजीनोइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और ये दूसरा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए बेंजीनोइड। नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 गुड, नंबर 4 इज नॉन बेंजीनोइड। नंबर 4 इज नॉन बेंजीनोइड, सही है। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ओके दैट्स गुड, इट इज एरोमेटिक एंड नॉन बेंजीनोइड। समझ में आ रहा है? इट इज एरोमेटिक एंड नॉन बेंजीनोइड। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर है? ओके नंबर 5, double, this is double bond, this is double bond, here will be double bond, here will be double bond, here will be double bond and here will be double bond। बोलिए नंबर 5, चलो नंबर 5 बेंजीनोइड है, सही है। नंबर 5 बेंजीनोइड है, चलो यहां तक सही हुआ। अब मुझे बताओ वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? चलो बेंजीनोइड है, ओके। सेकंड, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? डन। फलक, why it is anti aromatic? फलक, why it is anti aromatic? ओके पहली बात, रिंग मॉलिक्यूल है, यस। सभी प्लानर है, यस। नंबर 3 रेजोनेंस शो करेगा, यस। नंबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 14। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक होता है कि एंटी एरोमेटिक होता है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक होता है कि एंटी एरोमेटिक, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एरोमेटिक। ओके, नंबर 6, बोलिए नंबर 6, 5 बेंजानॉइड एरोमेटिक दोनों है। नंबर 6 के बारे में बोलिए। यस दिया, 6 नंबर नहीं है इसलिए नॉन बेंजानॉइड। ओके, सो दिस इज बेंजीनॉइड एंड एरोमेटिक। अब क्लियर हुआ बेंजानॉइड नॉन बेंजानॉइड, अब क्लियर हुआ बेंजानॉइड और नॉन बेंजानॉइड। ओके, तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन को एंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है यहाँ आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजानॉइड नॉन बेंजानॉइड यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इन केस इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके रेशा, एक एरोमेटिक है और दूसरा एंटी एरोमेटिक है, तो उसको एक रिंग को एरोमेटिक कहेंगे, दूसरे रिंग को एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। लास्ट में OH कहां पे है, OH नहीं है। Number 6 is benzenoid. This is one benzene ring, second benzene ring, third benzene ring. ठीक है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एरोमेटिक होगा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो तीनों के तीनों जो रहेंगे वो एरोमेटिक होंगे, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। राइट डाउन IUPAC नोमेनक्लेचर, ये हमारा न्यू टॉपिक होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखिए,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म राइट डाउन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते जाएंगे। पहला, एक साइड में हम लोग रूल्स को लिखते जाएंगे और दूसरा हम उनके एग्जांपल्स देखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पार्ट में रूल्स देखेंगे और इसके हिसाब से हम लोग एग्जांपल्स देखते जाएंगे। ओके, तो आप क्या कीजिए, 4 to 5 पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इस 4 to 5 पेजेस के ऊपर हम 1 by 1 रूल्स को लिखेंगे। तो रूल्स को लिखते जाएंगे और एक साइड में उसके एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे। तो क्या करना है, पहले 4-5 पेज छोड़ के उस 4-5 पेज के ऊपर आप 1 by 1 रूल्स को लिखोगे। ठीक है, और वो 5 पेज के बाद आप एग्जांपल शुरू करोगे। ठीक है, तो रूल्स हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? तो करना क्या है, पहले रूल्स लिखेंगे, उसके बाद 4-5 पेज छोड़ के हम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राइट डाउन रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये आपको ही लिखना है। चलो हो जाओ शुरू। एक मिनट, इसके पहले लिखो केस 1, केस 1, केस 1, केस 1, केस 1। ठीक है, 4-5 पेज जो है उसके ऊपर आपको रूल्स है, रूल्स इतने सारे हैं कि वो 4-5 पेज इसको लग जाएंगे। तो रूल्स कंटिन्यू में लिखना है और 4-5 पेज छोड़ के एग्जांपल शुरू करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? अभी आप कंटिन्यू में रूल्स को लिखोगे और उसके बाद क्या करेंगे, 5-6 पेज छोड़ के 4-5 पेज छोड़ के वहां से एग्जांपल को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। केस 1, IUPAC nomenclature for saturated hydrocarbon, IUPAC nomenclature for saturated hydrocarbon। Case 1, IUPAC nomenclature for saturated hydrocarbon, IUPAC nomenclature for saturated hydrocarbon। ठीक है, रूल 1, रूल 1, select the longest continuous chain of carbon atoms, select the longest continuous chain of carbon atoms in the molecule, select the longest continuous chain of carbon atoms in molecule। Second, this chain is considered as parent chain, root chain or principal chain। This chain is considered as parent chain और root chain और principal chain। 3 अलग अलग नाम अलग अलग बुक में दिए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपने लिखा है that longest continuous chain is considered as parent chain, root chain or principal chain। That selected chain is considered as parent chain, root chain और principal chain। हो गया, या मेन चेन, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। इसी में कंटिन्यू करना है, इसी में कंटिन्यू करना है। राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन, इसी में कंटिन्यू करना है। राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन
write the name of parent chain in the form of alkane, in the form of alkane. एल्केन इसीलिए क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं सैचुरेटेड वाला, और सैचुरेटेड का मतलब होता है एल्केन, तो हम लोग एल्केन का ही नॉमेनक्लेचर देखेंगे, और इसीलिए मैंने बोला है राइट द नेम ऑफ पैरेंट चेन इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। सही है, राइट द नेम ऑफ पैरेंट चेन इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। ठीक है, हो गया। तो ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, रूल नंबर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। रूल नंबर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स लिखो। सब्स्टिट्यूएंट्स का डेफिनेशन, द कार्बन एटम्स, the carbon atoms which is not included in parent chain, the carbon atoms which is not included in parent chain is considered as a substituent, is considered as a substituent। क्या लिखा आपने? The carbon atoms which is not included in a parent chain is considered as a substituent, is considered as a substituent। इसी पॉइंट में आगे लिखना है, पॉइंट नंबर 3 में आगे लिखना है राइट द नेम ऑफ substituent, write the name of substituent in the form of alkyl, write the name of substituent in the form of alkyl, write the name of substituent in the form of alkyl। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक हो गया? ओके, write the name of substituent in the form of alkyl, AlKyl, AlKyl। सपोज एक कार्बन होता है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे? मिथाइल। सपोज 2 कार्बन होते हैं तो इसको हम बोलेंगे इथाइल, 3 कार्बन होंगे तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइल। ऐसे समझ में आ रहा है? तो एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन रहेंगे तो इथाइल, और 3 कार्बन रहेंगे तो प्रोपाइल। यहां तक हो गया? चलो अभी तक एग्जाम्पल ठीक है, यहां तक हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4। पहले रूल्स को लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल बताता हूं। रूल नंबर 4, द लॉन्गेस्ट चेन, the longest chain in bracket parent chain, the longest chain in bracket parent chain, the longest chain in bracket parent chain may or may not be straight, may or may not be straight, parent chain may or may not be straight, but it must be continuous, but it must be continuous, it must be continuous। ठीक है, तो आपने लिखा है द लॉन्गेस्ट चेन इन ब्रैकेट पैरेंट चेन may or may not be straight but it must be continuous। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, if more than one parent chain is possible, if more than one parent chain is possible
if more than one parent chain is possible, then the chain with maximum number of substituents, the chain with maximum number of substituents, the chains with maximum number of substituents is considered as a parent chain. The chain with maximum number of substituents is considered as a parent chain. Is considered as a parent chain. ठीक है, 5 रूल हो गए, 5 रूल हो गए इनके। ओके, चलो एक 1 बाय 1 एग्जांपल करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल, ध्यान देना है हर एक एग्जांपल की तरफ। उस एग्जांपल में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ध्यान देना है इधर। ठीक है, तो ये मैंने एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया है, ये मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, हो गया। अब हमको ये देखना है कि इसमें टोटल कितने कार्बन हो सकते हैं। बताओ मुझे, इसमें टोटल कितने कार्बन हो सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी देयर? काउंट करके बता कितने होंगे। दिस इज 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन एंड 7। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 7। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 7। ओके, चलो इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा? कंडेंस फार्मूला क्या होगा? इसको हम लिखेंगे CH3 सिंगल लाइन CH2 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 attached to CH2 attached to CH3। ये क्लियर हुआ कंडेंस फार्मूला? यस महावीर सही है। 6 कार्बन जो रहेंगे वो चेन में है और 1 कार्बन जो रहेगा वो साइड चेन में है। समझ में आ रहा है? गुड, सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 7। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? How many hydrogens are there? How many hydrogens are there? So they are having how many hydrogens? 16 hydrogen. How many? 16। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैसे कुछ काम नहीं है, का काम इसी का आएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें टोटल ब्रांचेस कितने हैं? टोटल ब्रांचेस कितने हैं? तो इसमें सही है, ओके, तो टोटल ब्रांचेस 1 है। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट, यहाँ पे कितने चेन पॉसिबल है वो देखते हैं। सपोज हम इसको चेन मानते हैं, मेन चेन, तो कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5। तो इस चेन में कार्बन एटम रहेंगे 5। ठीक है, हम यहां से इधर जाते हैं और इसको चेन मानते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन एटम कितने रहेंगे? 4। और हम यहां से इसको चेन मानते हैं तो कार्बन एटम कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 3 चेन पॉसिबल है। कितने चेन पॉसिबल है? 3। ये समझ में आया? देखो चेन हम कैसे बोल सकते हैं। देखो हम यहां से निकल के यहां पे जाते हैं तो ये बन जाएगा चेन और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। हम यहां से लेकर यहां पे जाते हैं तो ये बन जाएगा चेन और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और हम सीधा जाते हैं तो ये बन जाएगा चेन और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है? तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। हो गया? ठीक है, अब इफ हम यहां इसको मेन चेन कंसीडर करते हैं, क्या? पैरेंट चेन।
इफ हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो कार्बन कितने हैं 5, हम इसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो कार्बन कितने हैं 4, और इसको हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो कार्बन कितने रहेंगे 6, कार्बन कितने रहेंगे 6। रूल क्या कहता है, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन है उसी को पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की होनी चाहिए, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की या 6 कार्बन की। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की होनी चाहिए, 4 कार्बन, 5 कार्बन या 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला, ठीक है। इस चेन को फिर से यहाँ पे लिखता हूं मैं, CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 attached to CH2 attached to CH3, ठीक है। अब जिसको पैरेंट चेन कंसीडर करते हैं ये है मेरी पैरेंट चेन, लिख देते हैं PC, इसको क्या बोलेंगे पैरेंट चेन, क्या बोलेंगे पैरेंट चेन, समझ में आ रहा है। तो जिसको मैंने ऐसा मतलब ब्रैकेट के अंदर रखा है, जिसको मैंने कवर किया है वो कौन है, पैरेंट चेन। अब मुझे बताओ कितने कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूडेड है, कितने कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूडेड है, 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या आता है X, क्या आता है X, क्या आएगा X, ठीक है। यहाँ पे सभी में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे आएगा ANE, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसमें पैरेंट चेन में देखो, पैरेंट चेन में सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम रहेगा हेक्सेन। सो नेम ऑफ पैरेंट चेन विल बी हेक्सेन, नेम ऑफ पैरेंट चेन विल बी हेक्सेन। समझ में आया, ओके। अब मुझे बोलो कितने कार्बन ऐसे हैं जिनको हमने पैरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया, कितने कार्बन ऐसे हैं जिनको हमने पैरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया। तो हमने एक कार्बन को पैरेंट चेन में कंसीडर नहीं किया तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ये थर्ड वाला पॉइंट देखो, थर्ड वाले पॉइंट में मैंने बताया था सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है। तो जिस कार्बन को हम पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं उस कार्बन को कहा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या कहा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गया, ओके। पैरेंट चेन का नाम हमेशा हेक्सेन के फॉर्म में आएगा, लिखा था मैंने, राइट द नेम ऑफ पैरेंट चेन इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, राइट द नेम ऑफ पैरेंट चेन इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। ऋषभ, राइट द नेम ऑफ पैरेंट चेन इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, और इसीलिए इसका नाम रहेगा हेक्सेन, नाम रहेगा हेक्सेन। उसके बाद मैंने बोला था राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल, इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल। देखो मैंने आपको ये भी बताया था एल्केन से अल्काइल कैसे बनेगा, ये बताया था एल्केन से अल्काइल कैसे बनेगा। फिर मैंने आपको बोला था एल्कीन से एल्कीनाइल कैसे बनेगा, और फिर मैंने आपको बताया था अल्काइन से अल्काइनाइल कैसे बनेगा। याद आ रहा है, ये मैंने पहले ही बताया था, याद आ रहा है, पहले ही बताया था, ठीक है ना, ओके। अब आप बताओ सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट में टोटल कार्बन कितने हैं 1, और टोटल कार्बन 1 है तो एक कार्बन का होता है कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम आना चाहिए मिथाइल, नाम क्या आना चाहिए मिथाइल। समझ में आ गया, यस अभी सही है। डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE आएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE आएगा। लेकिन केस 1 में मैंने बोला था एल्केन के बारे में पढ़ना है तो इन दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने केस 1 बोला था एल्केन के बारे में पढ़ना है, तो हम एल्कीन और अल्काइन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है पैरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट किया और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे सिलेक्ट किया। इस पूरे टॉपिक का नाम ही IUPAC है, बिना
पूरे टॉपिक का नाम ही IUPAC है, समझा? हाँ, तो रूल्स जो है उसके बाद 4-5 पेज छोड़ के एग्जाम्पल शुरू करना है और ये रहेगा हमारा एग्जाम्पल 1। क्या रहेगा? एग्जाम्पल 1। ठीक है, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका नाम क्या होगा, पेरेंट चेन का नाम क्या होगा, ये स्टडी करेंगे, उसको कंपाइल बाद में करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले उनको पार्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले उनको हम लोग पार्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी ज्वाइन करने जाएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले यही सीखेंगे कि पेरेंट चेन कैसे फाइंड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, उसका नाम कैसे रहेगा। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? यस ऋषि, सही है। जो लॉन्गेस्ट चेन है वो रहेगा कार्बन पेरेंट चेन, और जो साइड वाला रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मतलब जितने कार्बन बाकी रहेंगे वो रहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ओके ओके रेशा, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? मिथाइल हेक्सेन। सही है, इसका पूरा नाम होगा मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये पेरेंट चेन है और इसका ये बच्चा है। पहले बच्चे का नाम आएगा, फिर उसके पेरेंट्स का नाम आएगा। तो इसका नाम होना चाहिए मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम आएगा मिथाइल हेक्सेन। पहले बच्चे का नाम, फिर पेरेंट का नाम। सही है, पहले बच्चे का नाम, फिर पेरेंट का नाम। ओके, चलो इसके बारे में या जो रूल्स बाकी है और एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।